अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज बड़ी खबर लंदन से आई। मियां शहबाज शरीफ साहब ने तमाम मीडिया को वहां पे लंदन में बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे और उनका एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो वेलकम किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं पहले लाहौर पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा ताकि इनके जो वेलकम है, इनको जो हमने रिसीव करना है उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान तैयार किया जाए। और हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, कुछ रोज़ कबल मियां शहबाज शरीफ साहब ने ही, जब वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए थे तो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जी 15 अक्टूबर जो है डेट दी गई। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी आ रही थी ज़राए के हवाले से कि जी कुछ फाइनल चेकअप्स जो हैं वो उनके जो डेट्स आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा शायद एक हफ्ता और आगे डिले किया गया और अब वो 21 अक्टूबर को उनका जो है वो पहुंचेंगे लाहौर और बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जनाब पूरा मुल्क जो है मियां नवाज शरीफ साहब का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब जो इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल तो बन ही चुका हुआ है और जो 16 महीने इत्तेहाद में बैठे हुए थे अब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि जी शायद हमारा इतना कसूर नहीं था, उनका कसूर ज़्यादा था, और शायद जो है और कुछ कह रहे हैं कि जी नहीं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको शेयर करनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब एक जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसमें अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। आपको मालूम है एक्सचेंज रेट जो है वो रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट मुस्तहकम हो रहा है और बहुत ही मुस्बत असरात आएंगे इस पर, इसकी वजह से इन्फ्लेशन पे भी। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा तो जो तेल की कीमतें हैं उसमें भी शायद हुकूमत जो है कुछ कमी करने में कामयाब हो सकेगी, क्योंकि जो इंपोर्ट फ्यूल जो करते हैं वो डॉलर्स में ही पेमेंट होती है। तो अगर डॉलर सस्ता होगा और रुपया मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा, तो उसका फ़र्क पड़ेगा। चीनी के हवाले से आपको मालूम है ऑलरेडी बहुत बेहतरीन किस्म के क्रैकडाउन्स किए गए होल्डर्स के ख़िलाफ़, जिन्होंने और दुकानदारों के और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का। इनके साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो ज़रा सुन लें। आज इस मीटिंग के हवाले से मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कर। जी, उनका ज़बरदस्त तरीके का इस्तकबाल किया जाएगा। और एक चीज़ याद आ रही है, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उनके कायद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी दो चीज़ों से मशरूत की जा रही थी। हमें ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि ज़ीरो रिस्क होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, और राना सनाउल्लाह साहब ने हमें बताया था कि गारंटीज़ मिल चुकी हैं तो अब वो वापस आएंगे, इसलिए ज़ीरो रिस्क हो गया। तो अब मैं ज़रा ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ें थी, ये ज़ीरो रिस्क क्या फैक्टर था और गारंटी क्या फैक्टर था मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो उस जजमेंट का जो मरियम बीबी की जो बरियत हुई, उस जजमेंट के हवाले से राना साहब कह रहे थे कि अगर आप उस जजमेंट को आप पढ़ लें तो आपको बिल्कुल गारंटी हो जाएगी कि मियां साहब जो है वो उनको कोई रिस्क नहीं है जब वो आएंगे कि उनको कोई लंबी जेल में रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो आके अपने लीगल इश्यूज को हेड ऑन फेस करेंगे और उनको बरियत होगी अगर इंसाफ का तकाजा जो है उसको बरकरार रखा। देखिए, दूसरा जो ज़ीरो रिस्क की बात है वो मेरे ख्याल से जो वो हिंट कर रहे थे वो एक जो ईरा रहा है पिछले चंद महीनों का, जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन रही है, और एक ऐसा तासुर आता था कि पता नहीं जो झुकाव है वो एक तरफ है, तो वो भी अब एक ऐसा उम्मीद यही है
कि अब वो जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म होगा और जो झुकाव है वो भी ख़त्म होगा। हमें किसी का कोई फेवर नहीं चाहिए और हमें तो इंसाफ चाहिए और इंसाफ हमें मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि ऐसा कोई रिस्क से कोई मियां नवाज शरीफ डरते नहीं है। वो उनको पता था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको ये भी पता था कि उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा 2018 में जब उन्होंने वापस आना था। तो उन्होंने आके वो गिरफ्तारियां दी, पार्टी के लिए दी, पाकिस्तान के लिए दी। तो अभी भी वो आएंगे और जो भी लीगल मामलात हुए उनको फेस करेंगे। तो ना हमें कोई किसी के फेवर की जरूरत है, यहाँ तो फेवर होते रहे लोगों के साथ, बड़ा अच्छा बर्ताव होता रहा, बड़ी शाही मेहमानों की तरह ट्रीटमेंट होती रही। हम नहीं कहते हमें भी वो ट्रीटमेंट मिले, हमें बस इंसाफ दे दें और फेवर ना किसी को दें, ना किसी को के साथ ज्यादती करें, तो इंशाल्लाह हम उसमें मुतमईन रहेंगे। सही। तो देयर आर नो इफ्स एंड बट्स एनीमोर। 21 अक्टूबर इज द फाइनल डेट। देखिए, मेरे ख्याल से जब से शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी अक्टूबर का महीने की अनाउंसमेंट की और आज भी मियां नवाज शरीफ भी वहां खड़े थे, तो अब आप यकीन कर लें कि ये जो सवाल है कि मियां नवाज शरीफ कब आएंगे, इसकी एक्सपायरी अब होने लगी है। अच्छा, इस सवाल की एक्सपायरी होने लगी है, लेकिन जब पहली तारीख थी 15 अक्टूबर तब भी मियां नवाज शरीफ साहब साथ खड़े थे। लेकिन बिल्कुल सही नदीम अफजल चंद साहब, हम एक आईपीपी की लीडर मोहतरमा को आज सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है दोबारा जान पड़ जाएगी। ये आईपीपी क्या है? ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपके साथ बैठे हैं। मैंने कहा आईपीपी वो लोड शेडिंग वाली आईपीपी। अच्छा, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। मुझे पावर, ये भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। नहीं, ये पावर प्रोड्यूसर है लेकिन इंडिपेंडेंट शायद है ये नहीं। चल अच्छा, बात यह है जी, मियाँ साहब को मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, अच्छी बात है। बड़े सालों बाद कोई नेशनल लीडर बनता है, इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत कम पार्टियाँ हैं जिनके पास सीनियर लीडरशिप है और मियाँ साहब को आना चाहिए। लेट किया है मियाँ साहब को, तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में आ जाना चाहिए था। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के दौर में नहीं आए तो और अब आ रहे हैं तो उस वक्त रिस्क फैक्टर ज्यादा था। देखिए, मेरे ख्याल में गारंटीज भी नहीं मिल रही थी, भाई प्राइम मिनिस्टर था, उसके बावजूद नहीं आए। तो देखिए, एक बात हकीकत है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए उनको सजा दी गई, ये हकीकत है। अब खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। अल्लाह करे कि आइंदा की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद हो जाए। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को आना चाहिए और फेस करने चाहिए अपने मुकदमात, और उनको इस मुल्क में अपना बेहतर, इस आम आदमी के मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। लेकिन अगर वो इस मुल्क, अब भी ज़रूरत है उनको, अब उनकी ज़रूरत है। उनका जो बयानिया वो छोड़ के गए थे, वोट को इज़्ज़त दो, ये बेस्ट मौका है वोट को इज़्ज़त देने का इस वक्त। तो मैं समझता हूँ उस बयानिए के साथ मियाँ साहब को आना चाहिए वापस। नहीं, तो जब भाई प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त क्या मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई थी? जिस तरह आप कहा जा रहा है कि मियाँ साहब की हुकूमत थी, अगर ये तो अब आप वो बेहतर बता सकते हैं कि उस वक्त क्यों नहीं आए। तो मेरे ख्याल में अगर आप भी वो आ रहे हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। आप भी वेलकम करेंगे? बिल्कुल, मतलब हम खुश हो गए कि लीडर वापस आके अपनी सियासत करता है, तो इसमें खुशी वाली बात है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे तो खुशी होगी। नहीं, बिल्कुल सही है। और यकीनन जब लीडरशिप मौजूद हो तो उसको मुल्क में होना चाहिए, अपने लोगों में होना चाहिए। 21 अक्टूबर आएगी तो फिर देखेंगे कि आते हैं कि नहीं आते। लेकिन ये राना एहसान साहब, लेकिन मुझे सच्ची बात है, दिल से मेरी दुआ है कि वो आए और सियासत करें। लेकिन वो क्या कहते हैं, देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। डेट बड़ी लंबी दे दी है। डेट लंबी दे दी है। मैं मियां जावेद लतीफ साहब से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह ही हुकूमत से फारिग हुए 2-3 दिन में लंदन चले गए और अब कितने दिन हो गए, महीना हो चुका हुआ है, वापस नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि जी वो उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। उनको अब होना चाहिए था अपने मुल्क में, क्योंकि जो 16 महीने में हुआ है तो उसका कम से कम हमारी लीडरशिप बैठकर जवाब देगी। पाकिस्तान में होते हुए तो उसका फर्क पड़ेगा। सागडार साहब को भी आना चाहिए। वो मेरे ख्याल में आ गए हैं, मैंने कल देखा है, शायद वो इस पाकिस्तान में आ गए तो अच्छी बात है। उनको क्यों
वो उनको क्यों होना चाहिए था? चलें ये देखिए, वो इकोनॉमी का अब जवाब देना चाहिए ना उनको, डॉलर की कीमत का। आप लोग साथ बैठे हुए थे कैबिनेट में। देखिए, हम अपनी वजारतों का जवाब हम देंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे जो बैठेगा वो असल गाड़ी का ड्राइवर तो वो होता है ना। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी पार्टी की एक लीडर साहिबा, वो मैं सुन रहा था एक निजी टीवी प्रोग्राम में, वो कह रही थी कि जी एक जो है जान पड़ जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो ये आईपीपी का स्टैंस है या ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है? जो है ना, चंद साहब की बात का एक जवाब जी, अच्छा टाइम पे चले गए थे, नहीं तो ना आज ये भी आईपीपी में होते। ये ना पूछते ये ना पूछते आईपीपी क्या है, आईपीपी में ही होते। दूसरी चीज ये, मैंने बस अच्छी बात है, मेरे जहन में वो दूसरा आईपीपी है, मुझे इस्तेकाम पार्टी का, मुझे आईपीपी का नहीं पता। नहीं, अच्छा, ऑन अ लाइट नोट सर, बात यह है कि मियां साहब हैं या कोई भी सीनियर लीडरशिप है किसी भी पार्टी की, मैं तो ये समझता हूं कि उनको इस वक्त मुल्क की सूरत हाल का, मुईशत का, लॉ एंड ऑर्डर का, या जो क्राइसिस से मुल्क गुजर चुका है, उन तमाम को उनको ज़्यादा बेहतर पता है हालात वाक़यात क्या हैं। तो वो वापस आएँ और बैठ कर अपने इस मुल्क को, दे हैव डन अ ग्रेट सर्विस, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इसके बाद और उन्होंने क्या गुजारना? बड़ी से बड़ी जगह देख चुके हैं, पार्टीज़ के हेड रह चुके हैं, बड़े से बड़ा मकाम देख चुके हैं। तो मैं तो ये होप करता हूँ कि वो वापस आके मुल्क को इस क्राइसिस में असल सूरत हाल को समझते हुए हेल्पफुल होंगे हर लिहाज से। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। आपका जो सवाल था कि आईपीपी की वो जो है हमारी फिरदौस आशिक आवान, उन्होंने क्या कहा, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी इसी तनाजुर में शायद कुछ कहा हो जो मैं कह रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज शी कैन आंसर मच बेटर कि क्या उन्होंने कहा। सही है, लेकिन तो आप लोग तो बहुत बैंक कर रहे हैं ना पंजाब के ऊपर। तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो तो पंजाब तो उनका वो तख्ते लाहौर शरीफ खानदान का रहा है, वो पंजाब भी। सर देखें, पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग एक यूसी की भी सियासत वाला चेयरमैन है ना, वो भी अपनी आखिरी जंग आखिरी टाइम तक लड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। अब अगर हम ये कहें कि आईपीपी या उस वोट बैंक को जो 2018 में पड़ा, अगर आप उसको कहें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इस बात से इनकार करते हुए मैं कहूँगा वो एग्जिस्ट करता है। हमारे वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने पार्टीज के अंदर रहे। वो तो कहानी एक ऐसी चली कि किसी के पास ऑप्शन ही नहीं था और वो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था। उसके बाद कहानी पाकिस्तान की तब्दील हो गई और ना वो इस मकसद के लिए मिले थे इस पार्टी के साथ जिस मकसद पे वो लाइन पकड़ी गई, तो उस लाइन से वो लोग अलहदा हुए और वो अब हमारे साथ हैं और हम उस इलेक्शन के अंदर जाएंगे जैसे इलेक्शन में जाना बनता है। अभी तक तो ज्यादातर नंबर जो है वो पंजाब और केपी से ही नहीं, उसकी एक और रीजन भी देखें ना, कौन सी पार्टी टारगेट नहीं किए बाकी सूबे। नहीं सर, कौन सी पार्टी है 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो नेशनल पार्टी के रोल अदा करने के लिए पूरी तरह कोशां है? सारे इसी तरह। कोई सिंध का जो है के अंदर मरकूज है और उनकी होता है कि ये सिंध हमें मिले, कोई पंजाब के अंदर मरकूज है, बलूचिस्तान के अंदर है, कोई केपी के अंदर है। तो नेशनल पार्टी वाला जो एक असल चैप्टर होना चाहिए था, लीडर्स मौजूद हैं, नेशनल पार्टीज भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस तमाम सूबों में उस तरीके से नहीं है। आपको भी पता है, हमें तो फिर आप लोग भी क्या उसी फॉर्मूले पे? नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे हैं ना कि जो अभी मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन क्या मैं चाहूंगा कि मैं जिस पार्टी में हूं वो एक सूबे तक महदूद रहे? कभी भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी दूसरे सूबों के अंदर हो, हम अच्छे से अच्छे लोगों को अपनी दुरुस्त कॉज के साथ साथ मिलाने की कोशिश करें, उनके पास जाएं, बैठें, टैलेंट हंट करें, बेहतरीन लोगों को साथ मिलाने के लिए कोशिश करें, और यही काम होता है पार्टीज का। सही, बिल्कुल सही। मैं क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, मैं चाहूंगा कि ये जो इन्होंने बात की कि लीडरशिप नेशनल है लेकिन पार्टीज प्रोविंशियल लेवल पे महसूस होगी। मैं इनकी बात में काफ़ी वजन है। हमारी पॉलिटिकल जमातों ने दूसरे सूबों में उस तरह मेहनत नहीं की जिस तरह एक सूबे में, लेकिन हमारी तो हिस्ट्री पाकिस्तान पीपल पार्टी की तो 4 सूबे और कश्मीर और जीबी तक अल्लाह के फजल करम से एग्जिस्टेंस है। सीटें कम होना या ज़्यादा होना वो अलग बात है और हम वक्त साबित करेगा पीपल पार्टी पहले की तरह फिर सारी जगह पे मौजूद होगी।
राना एहसान अफजल साहब, जो मैंने चंद साहब से पूछा, जो रोखड़ी साहब ने फरमाया कि अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप नेशनल है तमाम ये नेशनल पार्टीज़ की, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ है वो महदूद हो गई है प्रोविंसेस तक, इनडायरेक्टली कि आप पंजाब में महदूद हो गए हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जिस तरह की टारगेटिंग 2018 में हमारे साथ की गई और जो इंटरफेरेंस की जाती है सियासत में, उसका ये एक डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट है कि जो जमातें हैं वो उस तरीके से आज़ादाना तौर पे वो कार्रवाई नहीं करते। ये जो पिछला पीटीआई का दौर भी आपने देखा, उसमें भी सारी ऑपोजिशन तो जो है वो जेल में थी और एक टारगेटिंग की गई नैब के जरिए। तो जब ये मनूवरिंग की जाती है तो इससे जो जमातों की जो तंजीमें होती हैं वो भी इम्पैक्ट होती हैं, जमातों की वर्किंग भी इम्पैक्ट होती है। तो मैं समझता हूँ ये जो तसलसल में ब्रेक आती है वो उसका एक बड़ी वजह है कि आज जो जमातें हैं वो सूबों तक महदूद हो चुकी हैं, या जो ज्यादा मेजॉरिटी वो जीतती हैं वो एक आधे सूबे के से रिप्रेजेंटेशन लेती हैं। लेकिन हमारी पार्टी इस पे काम कर रही है और पीएमएलएन जो है वो अपनी अंडर मरियम नवाज शरीफ जो है वो तंजीम साजी चाहे यूथ की हो, खवातीन की हो, प्रोफेशनल विंग्स की हो, वो सिंध में भी हम मुकम्मल कर रहे हैं, अभी केपीके में भी हमने मुकम्मल की है, बलोचिस्तान में भी चल रही है। तो इस पे सब जमातों को मैं समझता हूं कि काम करने की जरूरत है। लेकिन जो असल वजह है वो वही है कि जो इंटरफेरेंस होती रही है जमातों की, जो मैं समझता हूं अदारों की सियासत में, वो इसकी एक वजह जरूर है मेरे नजदीक। सही, बिल्कुल सही फरमाया। यानी कि जो जिस तरह महदूद किया गया वो महदूद हो गए, लेकिन होपफुली अब जो है तमाम जो बड़ी जमातें हैं जो रीजनल नहीं हैं वो कम से कम नेशनल पॉलिटिक्स में उसी तरह एक्टिव होंगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फॉल्ट लाइंस कहाँ पे हैं जहाँ जिसकी वजह से अब जो इत्तेहाद था 16 महीने का वो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज हसन मुर्तज़ा साहब जो कि पार्लिमानी लीडर रहे हैं पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने वाज़े तौर पर जो है जो भी ख़राबियाँ इस वक्त हम देख रहे थे, महंगाई है या जो भी है, वो उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया। क्या कहा ये ज़रा सुन लें। एक बात कहोगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बदले आपको 10 बातें कहेगी। आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि महंगाई है और आप उसके जवाब में कहते हैं जी महंगाई की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन वजारतों में रही और अगर किसी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से अवाम की तकलीफों में इजाफा हुआ, उसका नुकसान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करने को तैयार है। ये दोगली जो सियासत है ये नहीं चलेगी। आपको अपनी नाअहलियों का एतराफ करना होगा, आपको ये बर्डन उठाना होगा, ये आपका बोझ है। आपका बोझ कोई भी आपका इत्तेहादी नहीं उठाएगा। आपका बोझ कोई भी इत्तेहादी नहीं उठाएगा। राना एहसान अफजल साहब, देखिए, जो हुकूमतें हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं चलाता, ना वजीर खुद अपने इंडिपेंडेंटली फैसले वजारतें करती हैं। जो वो फैसले करती हैं वो ईसीसी में जाती हैं या कैबिनेट में जाती हैं और वहां जब मंजूरी मिलती है तो तभी वो फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जितनी हुकूमतें इंडिविजुअल से नहीं चलती, काबीना चलाती है और काबीना में कलेक्टिविज्म के साथ जो है वो मामला चलते हैं। तो ये क्योंकि अब कोalition नहीं रही और इस वक्त हर पार्टी अपना मौक़िफ़ लेके अवाम के पास जाना चाहती है, तो जाहिर सी बात है जो मुश्किल फैसले करने पड़े। आज बड़ा आसान है कि आप कह दें कि उसका हम हिस्सा नहीं थे, वो तो जिसकी वजारत थी उसने किए, लेकिन उन जो भी वजारत कोई भी फैसला करती है, चाहे बिजली महंगी करने का फैसला हो या गैस महंगी करने का फैसला हो या जो है कोई लोन लेने का फैसला हो, वो सारे कैबिनेट अप्रूव करती है तो वो चीजें मुमकिन होती है। तो मैं समझता हूँ आज अवाम जो है वो बड़ी बाशऊर हो गई है। अगर आप कहते रहें कि रात जो है वो दिन है और दिन को आप रात कहते रहें
तो उसको अवाम मान नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से जो फैसले हुए उसमें सबकी मुशावरत शामिल थी, सबकी मर्जी शामिल थी। साहब, बिल्कुल कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंबाइंड विजडम होता है कैबिनेट का, और कोई इससे नजर नहीं चुरा सकता। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो कहते हैं कि जी जो हमारा हिस्सा था उसमें हमने भरपूर किरदार अदा किया, इससे ज्यादा हम कुछ और बोझ नहीं उठाएंगे। देखें, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां उनको फिर चाहिए था कि जब बिजली मिसाल के तौर पे जब महंगी कर रहे थे तो कहते कि हम इस फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इससे डिसएग्री करते हैं। वहां वो डिसएग्रीमेंट नोट करवाते तो बिल्कुल वो उस फैसले में शामिल नहीं थे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं नोट करवाई उस वक्त, तो फिर वो उस फैसले का हिस्सा थे। और सब जानते हैं कि ये जो जितना हमने आग बुझाई वो किसी और ने लगाई थी, जो माशी खाई में डाला वो तो पिछली जमात थी। हमने तो महज वो मुआहदा बहाल किया कि अगर जिसको ना बहाल करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो ये महंगाई है, लेकिन उस तसलसल की वजह से है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं नदीम अफजल चंद साहब, मियां जावेद लतीफ साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में एक बात की थी, मैं चाहता हूं क्योंकि जिस तरह हसन मुर्जा साहब के पॉइंट पर राना एहसान अफजल साहब ने जवाब दिया, तो आप भी जरा मियां जावेद लतीफ साहब सुनाएं। जी मियां जावेद लतीफ साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे? 16 माह की जो हुकूमत थी, 11 जमातों की हुकूमत थी, अकेली मुस्लिम लीग नहीं थी, एक कौमी हुकूमत थी। 11 जमातों का जो 16 माह में किया जा रहा है वो 11 जमातों के हिस्से आना चाहिए। चले मुस्लिम लीग नून को ज्यादा वो बोझ जो है वो डाल दें, मगर ये नहीं आप कर सकते कि पौने 4 सालों की या 2017 के बाद की जो पॉलिसियां थी वो आप मुस्लिम लीग नून पर 16 माह में जो उनका हिस्सा भी थोड़ा बनता है उस पर सारा मलबा डाल, वो मुनासिब नहीं है। जी नदीम अफजल चंद साहब, देखिए किसी हद तक जवेद लतीफ़ की बात में लॉजिक है, लेकिन पंजाब में कितने साल हुकूमत रही है नून लीग की, जिस तरह सिंध में पीपल पार्टी 3 टर्नओवर में रही है। अब पंजाब की जो प्रोविंशियल मैटर्स हैं या जो पंजाब के हालात होंगे उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी नून लीग पे आएगी, क्योंकि लंबा अरसा उनकी पीपल पार्टी तो कभी हुकूमत बनाई नहीं। 70 के बाद मैं बताऊं, अब 16 महीने के दौर में तो नहीं थी ना। देखिए पिछले दौर में हमजा शहबाज साहब को ना वज़ीर आला बनाते तो शायद भी वज़ीर आला हमारा ही होता। इस तरह नहीं होता था कि बाप ऊपर वज़ीर आज़म बेटा नीचे वज़ीर आला। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, भाई हो सकते हैं कि भाई वज़ीर आज़म हो, छोटा भाई। नहीं, मेरे ख्याल में वो भी गलत था। अच्छा, वो भी गलत है। वो फैमिली से बाहर चीज़ें भी होनी चाहिए। अच्छा, अब रहेगी बात अब लड़ाई की। अब देखिए हम कहते हैं कि जो अब IMF के पास अगर वजारत ख़जाना सारी हुकूमत तो साख डार साहब चलाते थे, एक्निक हो, ECC हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ऑल इन ऑल थे। अब जो पॉलिसीज़ इन्होंने हमारी मशावरत से बनाई हम उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप थे। अगर आपकी कुछ पॉलिसियों की वजह से मामलात ख़राब हुए हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी तो हमें भी लेनी पड़ेगी, इनको भी लेनी पड़ेगी। जो हमारी वजह से ख़राब हुए उसके हम लेंगे, लेकिन जो इसको अब डिवाइड कौन करेगा? कौन बताएगा कि जी ये है पीपल्स पार्टी की मुशावरत से, ये इंडिपेंडेंट है? सबसे पहले तो ये है कि ये असम्बलियों से इस्तीफे देना चाहते थे PDM वाले। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, आईनी तरीके से आप वज़ीर आज़म को निकालें। हमने इनको इन इदारों के लड़ने से बचाया, और वही गलती इमरान खान साहब ने की और उसका नतीजा देख लें। अपनी असम्बली तोड़ी, KPK पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से रिज़ाइन किया, तो उस जमात की आप हालत देख लें। हमने इनको ऑक्सीजन लगाई इस PDM को, जो गालियाँ हमें इनके मीडिया के दोस्तों ने और इन्होंने हमें दी कि ये जी PDM की पीठ में छुरा गौंपा, वो छुरा इनकी ज़िंदगी दोबारा उसको सारा सर्वाइवल मिल गई इनको। ये हमने इनको छुरा ये आई जब PDM बनी और उसके कुछ अरसे बाद आप लोग जब निकल गए थे, हमने कहा कि नहीं, हम असम्बलियों से रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, उस वक्त प्राइमरी रीजन यही थी छोड़ने की। चले, अब दूसरी बात रहेगी कि अब इस वक्त जो मुश्किल हालात, लेकिन उस वक्त आप PTI में थे? नहीं, मैं पीपल पार्टी में था। नहीं, जब PDM जब बनी 2021 में PDM जब बनी उस वक्त, हाँ, उस वक्त। लेकिन उसके 2-4 महीने बाद जब मैंने खान साहब को पहली दफा रिजाइन दिया था तो उन्होंने कहा था यार PDM बन गई, 6 महीने और निकाल लो। अच्छा, चले, तो मैंने जनवरी में उनको इस्तीफा दिया था, मुझे याद है, जुल्फी बुखारी साहब के साथ जाकर। सही। तो ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो क्राइसिस है इस मुल्क में,
अब भी ज़मीर भाई ये पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के अगर नहीं निकालेंगे आपस में, तमाम जमातें बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं अगर जब नई गवर्नमेंट्स आएंगी तब नहीं सर, जरूरी तो नहीं, अभी क्या इलेक्शन से पहले कहीं पे है ही नहीं, इलेक्शन से पहले भी हो सकते हैं चीजें। हम पॉलिटिक्स तो हमने कर रहे हैं इस वक्त भी, ठीक है, मतलब हुकूमत निगरान हुकूमत कर रही है, इकोनॉमी के ऊपर चार्टर कर लें सब बैठ के, बाकी अपनी अलग-अलग पॉलिटिक्स करें, बेशक करें, अपना अपने मैनिफेस्टो को। फिर अगर अच्छे हालात नहीं बनते और कंट्रोल में आती तो फिर तो जिम्मेदारी सब लेंगे मेरे ख्याल में। क्योंकि अब मैं समझता हूं कि अब हमें पॉलिटिकल जमातों के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जरा स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमें डेमोक्रेसी पॉलिटिकल जमातों के अंदर ज़रा सख्ती से लानी पड़ेगी। हमें अपना जो ऐसा एलिमेंट है जो हम समझते हैं कि गवर्नेंस की रास्ते में रोड अटकाते हैं, कोई करप्ट एलिमेंट है, कोई नलायक एलिमेंट है, कोई बेचारा वैसे अब आउटडेटेड हो गया है, तो उनको थोड़ा सा अब पॉलिटिकल जमातों को भी मेरे ख्याल में अब जिद्दत लानी पड़ेगी। मैं मादरत के साथ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ, अब ऐसा काम नहीं चलेगा। आप देखें 60% यूथ है, यूथ को कायल करने के लिए यूथ बहुत डिवाइडेड हो चुकी हुई है ना, मसला तो ये है। अगर आप लोग बेशक डिवाइडेड है, मैं मैं ज़मीर भाई बेशक डिवाइडेड है, लेकिन यूथ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहती है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहती है। मुझे उस यूथ पे या ओवरसीज पे कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ हम उनको रोल मॉडल बनेंगे तो वो हमें फॉलो करेंगे। अगर अब डेमोक्रेसी अब हम कहें कि मेरे हालात खराब है तो हम इलेक्शन से भागेंगे, अब जब हमारे हालात ठीक हो, एक तरफ हम वोट को इज्जत दें, हम वोट को इज्जत देकर नारा छोड़ के फिर हम कहें नहीं इलेक्शन और जरा लेट करें, ऐसा नहीं चलता। पॉलिटिक्स में फिर आप आइन के तहत चलना पड़ता है आपको। नहीं, बात यह है कि एक अगर कोई छोटी सी भी बात करता है तो आपकी तरफ से 2 आती हैं, फिर एक आपकी तरफ से आती है तो 4 उधर से आती हैं, तो फिर मिलकर कौन बैठेगा, कैसे बैठेंगे? लेकिन इसके बावजूद लीडरशिप को मैं समझता हूँ अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप इंतखाबात में जाएंगे, जब आप अपने हलकों में जाएंगे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? देखिए हम तो सीधी सी बात है, हम अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगे। हमारी जंग गुर्बत से, महंगाई से, इस बैड गवर्नेंस से लोग पूछेंगे 16 महीने में तो आप 16 महीनों का जवाब हम दे लेंगे, 16 महीनों का जवाब हम दे लेंगे, और वो आप उन पे डाल देंगे। लेकिन एक पंजाबी का मुहावरा है, हिस्सा बकदर जुस्सा, हिस्सा बकदरे जुस्सा। और फिर ड्राइविंग सीट में कौन और ड्राइविंग सीट में पीएमएल ये जो कह रहे हैं कि कैबिनेट में, तो कैबिनेट में कोई कभी डिसेंटिंग नोट आया था आप लोगों की पार्टी की मैं तरफ तो से? कैबिनेट का मेंबर नहीं था, मुझे मतलब आपस में नहीं, मुझे सच्ची बात है नहीं पता। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मुझे नहीं पता। आप बड़े एक्टिव मेंबर हैं। नहीं एक्टिव मेंबर, लेकिन डिसेंटिंग नोट का मैंने कभी पूछा नहीं, कभी पूछा। चले नेक्स्ट टाइम कब आइएगा तो पूछिए, ताकि हमें पता लगे ना, हम डिवाइड कर लेंगे ना कि ये फैसले आपकी कंसेंट से हुए थे, ये नहीं हुए थे। मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि आईएमएफ की जो खान साहब गए थे आईएमएफ के बाद, उसके बाद बिलावल साहब ने जिस तरह आपको फैटफ के मामले में प्रोएक्टिव हो गए थे, इसी तरह साग डार साहब को आईएमएफ के मामले में प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अब उनका मिफ्ता इस्माइल उनकी जमात का बंदा था, अब जो वो इनकी कैबिनेट के मेंबर्स के बारे में अल्फाज बयान करके गए हैं, उसका जवाब नून लीग नहीं देना है ना, मैं और आप तो नहीं दे सकते, रोकड़ी साहब तो नहीं दे सकते। नून लीग को देना चाहिए लेकिन वो भी नहीं दे रहे। चलें, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आप बड़े न्यूट्रल हैं इसमें, इस वक्त आपके शोल्डर पे कोई बर्डन नहीं है। इंतखाबात में अब आप जाएंगे तो आप तो कोई बैगेज कैरी करके नहीं जा रहे, लेकिन आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था आप ही के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी डायरेक्ट इल्जाम पीएमएलएन पे लगा दिया था, पीपल्स पार्टी को, क्योंकि शायद आप लोग चाहते हैं कि पीएमएलएन इज द मेन ऑपोजिशन इन पंजाब टू आप लोगों के लिए। देखिए, जो एनालिसिस है जब आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा काम है मैं फिर जवाब दूं, सही, और जवाब वो दूं जो कि एक्सेप्टेबल हो। एक तो अभी लोग हमारे उस स्टेज से निकल चुके हैं कि हम उनको इधर की बात समझाएं तो उधर की बात समझाएं, तो उनको हम कंफ्यूज करें। उनको कंफ्यूज करना मुश्किल भी और करना भी नहीं चाहिए। कोलिशन की गवर्नमेंट आई, इन्होंने बड़े मुश्किल हालात के अंदर उस गवर्नमेंट को संभाला और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सारों ने मिलकर जो ये कर सकते थे। और कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि इन दोनों पार्टीज का जो तरीका, राइज तरीका है, वो कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स है, और इन्होंने उस क्राइसिस में अपना अपना जो काम करना था कर सकते थे। अब पॉइंट नंबर 1 कि जो जिस मिनिस्ट्री का इंचार्ज है वो ही उसका जवाब देगा, ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा एक रविश है इल्ज़ामात की सियासत का, और 3.5 साल उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट गुजरने के बाद, मैं उस वक्त भी आपके शोज़ पे आके कहता था कि आप कमाल देखें कि 3.5 साल गवर्नमेंट करने के बाद वो तमाम इल्ज़ामात फेंक रहा है ऑन अदर्स, और उससे कोई भी नहीं पूछ रहा कि 3.5 साल में तुमने क्या किया।
यानी इल्ज़ामात एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मैं ये कहूँगा इन दोनों पार्टीज़ को इस इल्ज़ामात की सियासत से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हम अच्छे नहीं देख चुके, ना हमारे अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी आई है। आए भी सही तो हम उसको यानी फेस नहीं कर सकते कि एक आदमी कहे कि हाँ यहाँ मेरे से गलती हुई है। अगर उसने अपनी गलती मान ली तो तमाम बाकी बैठे हुए लोग उसको इतना नेगेटिव एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उसको ये नहीं कहते। चलें, मैं इसको लेट मी rephrase. Let's suppose we are in a scenario कि खुर्रम हमीद रोकड़ी गए हैं अपने हलके में वोट मांगने, और वो आगे से कहते हैं कि जी मर गए महंगाई से, मर गए इससे, मर गए उससे। तो खुर्रम हमीद रोकड़ी क्या बोलेंगे कि जी वो जो 16 महीने उन्होंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की सब कुछ, यहाँ आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल उनका कसूर था? अब आप मुझे बताओ। मैं भी आपको बताऊं, जब हल्के के अंदर जाके आदमी वोट मांगने की बारी आती है ना, तो उस वक्त तक वो अपने करैक्टर के साथ, एक किरदार के साथ एक मकाम पा चुका होता है, एक्सेप्टेबल हो चुका होता है या रिजेक्टेड हो चुका होता है, और फिर इससे ऊपर उठकर पार्टी पॉलिटिक्स आती है। अभी हमारे हल्के जो है वहाँ पे इतनी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ पे धड़ों की या कौम बिरादरियों की, कबीलों की पॉलिटिक्स थी, जहाँ पे शख्सियत मैटर करती है। हमारे लिए तो इशू ये है कि हमारे साथ और मसाइल हो गए। अगर आप मेरे से हल्का पूछेंगे तो हमारे तो इश्यूज ये अलग हैं, जो इस पिछले हम जो जंग लड़ चुके हैं, हमारे लिए तो इशू ये है कि हम हमारे मेरे यानी कि ये किसी दिन अलग बात किएगा कि हमारे तो मसले ही अलग हैं। अब ये क्या जवाब देंगे इनको मालूम है। पीपीपी कैसे अपने लोगों को हैंडल करेगी सिंध में, उनके लिए इशू है। क्या इलेक्शन आसान होगा, या समझ रहे हैं कि कैंपेन करना जाके इजी होगा और लोगों को ये मुतमईन कर सकेंगे और लोग सवाल नहीं करेंगे? वो टाइम गुजर गया कि एक पॉलिटिशियन जाता था और उससे लोग क्वेश्चन नहीं करते थे। अब ये जो कहा ना चंद साहब ने कि यूथ है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा, यूथ पूछती है सवाल और उसके पास सवालों का पूरा ढेर है। वो चले गए लोग जो पगड़ियां बांध के बैठ के आ जाते थे, आपने आके तकरीर की, उसने कहा हम आपके साथ हैं और ये 100 वोट भी मेरा आपके साथ है, वो टाइम चला गया। अब बच्चों ने सवाल पूछने और उनका हक है, और उनका जो फिक्र है मुईशत है, और उनसे जो बड़ी स्टेज के लोग हैं लाइक अस, हमारे लिए फिक्र है अमन, और हमें होप चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मुईशत फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द यूथ, यस, फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारा फ्यूचर वो बच्चे हैं। और इस वक्त इशू क्या है उन बच्चों का कि वो बच्चे ज्यादा रास्ता गुम कर चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज के बच्चों के अलग इश्यूज हैं, जो गांव के अंदर बच्चा बैठा हुआ है उसके अलग इश्यूज हैं। ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं, और उनकी ख्वाहिशात जो उनकी लाइफ के बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं। ना इकोनॉमी पर सोचा जा रहा है उस तरीके से कि आगे 30 साल या 40 साल हम कैसे इसको करेंगे, ना आबादी के बढ़ने पर सोचा जा रहा है। किसी का आप कोई इसके ऊपर बयान नहीं देखेंगे कि हम 24 करोड़ हो चुके हैं। यानी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, अब उनको एड्रेस करना, हम समझ रहे हैं कि वो पुरानी पॉलिटिक्स है, जाके एक तकरीर कर ली और ये द थिंग्स हैव चेंज। और इलेक्शन मुश्किल इलेक्शन है तमाम लोगों के लिए, चाहे चंद साहब का हल्का हो, चाहे हमारा हो, चाहे इवन सिंध के अंदर हो। मैं सिंध के अंदर अभी गया, इवन सिंध का जो बच्चा है अभी वो सिंधी नहीं है जो आज से 20 साल पहले का था। अच्छा, एजुकेशन आ गई। मैं तो देख रहा हूं बिलावल भुट्टो साहब जो जिस तरह सिंध में ट्रैवल किए हैं, वो तो बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं। He's a young hope for them. He's a young hope, और he has to express. You agree to that? Yes, he has to. He has to. और पंजाब में यंग होप कौन है? सर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा अगेन देखे ना, अब कौन उस चीज को कैसे लीड करता है? यंग होप तो नहीं कहा जा सकता उनको, लेकिन कौन अपनी इलेक्शन कैंपेन को किस तरीके से डील करता है? पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जिसकी बहुत ज्यादा आबादी है और ज्यादा अवेयरनेस। सही, बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब, राना साहब इज अ यंग होप। हाँ, राना एहसान अफजल इज अ यंग होप, एंड सो इज नदीम अफजल चंद साहब। वैसे तो खैर नहीं, he is young, we are young, लेकिन राना साहब पार्टी शुड ब्रिंग लाइक राना साहब, एग्जैक्टली, जो बहुत मतलब इकोनॉमिक मैटर्स में भी रखते हैं, ग्राउंड लेवल पे सियासत भी करते हैं और चीजों को समझते हैं। जी राना एहसान अफजल साहब। देखिए, बिल्कुल यूथ को आना चाहिए, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो यूथ की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी वो यूथ विंग को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं, और हमारी जमात के अंदर मियां साहब आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला मोबिलाइज पूरी कौम को करेंगे। उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले किए, जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पे गया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छी कैंपेन PMLN लॉन्च करेगा, जिसका आगाज इंशाल्लाह 21 अक्टूबर से होगा, जब मियां साहब पाकिस्तान वापसी आएंगे, और उनको एक हिस्टोरिक इस्तकबाल दिया जाएगा इंशाल्लाह। राना एहसान साहब, चंद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। मरियम बीबी से तो उनके चाचू ने वोट को इज्जत देकर नजरिया ही छीन लिया है।
अब वो नजरिया अपना कैसे वापस वैसे लाएंगे? मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी 16 महीने। मैंने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रोड्यूसर साहब ऐसी कुछ बात की थी मरियम नवाज साहबा ने, और उन्होंने कहा था कि जी हमारी तो हुकूमत तब होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान में। देखिए चंद साहब का जो जवाब है वो बड़ा सिंपल है। देखिए हमने आज तक, यहाँ तक के मियां शहबाज शरीफ ने भी ये नहीं कहा कि अदारों को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। अदारों के साथ तावन के साथ आप बहुत सारे मुल्क के मसाइल दूर कर सकते हैं, और उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, लेकिन कतई तौर पे कभी भी सियासत में मुदाखलत अदारों की ना हमने उसको वेलकम किया है, ना हमने उसको तस्लीम किया है, ना आगे करेंगे। वो तो वोट को और अभी तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये वाकई, और दूसरा ये कि इदारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और मुल्क की बेहतरी के लिए अगर एफर्ट्स हो रही हैं तो उसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यू हैव राइटली सेड, बट व्हाट इफ लाइक मरियम नवाज सेज कि जी नहीं, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। क्यों चंद साहब ऐसी बात थी? देखिए जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की थी वो उन्होंने ठीक कहा था। पीएमएलएन की हुकूमत नहीं थी, वो हुकूमत पीडीएम की थी, एक कौमी हुकूमत थी, उसके हम हिस्सा जरूर थे, हम उसके हिस्सेदार थे, लेकिन क्या वो प्योरली पीएमएलएन की हुकूमत थी? नहीं थी। पीएमएलएन की हुकूमत 2013 से 18 में थी, और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ना ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ना ये पीएमएलएन की, ये सबकी हुकूमत थी, सबका हिस्सा था। 13 से 18 देखिए फिर तो कोई भी इस वक्त, जब अभी अगर आप देख लें कब से 2002 से चले ऑनवर्ड देख लें, तो कोई भी किसी सिंगल पार्टी की हुकूमत नहीं थी, सारे इत्तेहादियों के साथ ही चल रहे थे। खुर्रम रमीन रोकड़ी साहब, ये इस आर्गूमेंट पे थोड़ा सा मुझे जरा क्लैरिफाई कर दें कि डू यू सी, मतलब कि यही फिर होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ फैमिली के अंदर ही रखें बड़े ओहदे, और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ फैमिली में से ही हो, तो तब इसी किस्म की फिर आवाजें सुनने को मिलती हैं। डेफिनेटली देखिए, हमारा जो फिर कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें जो न्यूक्लियस है वो फैमिली ही रहती है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप बाकी उसके अंदर ड्वेल करती है, दे कैन नॉट चैलेंज दैट फैमिली। अगर वो केपेबल भी हों, वो हर लिहाज से मेरिट पर पूरे भी उतरते हों, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चैलेंज मीन्स कि दे आर गॉन। ये हमारा एक अलमिया है, और हमने इससे नहीं निकल रहे। हम कब निकलेंगे? हमें निकलना चाहिए। हमें अपने मुल्क की असल हैसियत को तस्लीम करते हुए, मसाइल को समझते हुए, हमें ये देखना है कि हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के दौर को लेके आना है, हमने इन बच्चों के फ्यूचर को देखना है। अच्छा, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी इससे तंग है। अगर हम ये देखें कि लोग, पब्लिक शायद एक और चीज भी बड़ा जोर चाहती है कि जी एक दफा अकाउंटेबिलिटी सही हो। मैं इसी पॉइंट पे ना मैं आ रहा था, तो जरा बोल दें तो फिर मैं ब्रेक। देखें, आई से कि इलेक्शन से पहले एक बड़ी सख्त कड़ा एहतसाब जरूरी है। दिस इज व्हाट आई थिंक। पहले भी होते हैं। मेरी गुजारिश सुने, हमने जो पहले एहतसाब किए वो क्या किए? मर्जी का नैब, जैसे पार्टी आई उसने नैब के अंदर तब्दीलियां, एक पार्टी ने दूसरी के लिए अपने लिए आकर आसानियां की, दूसरी के ऊपर फेंका। विक्टिमाइजेशन नहीं, क्योंकि हम इतनी विक्टिमाइजेशन का शिकार हो चुके हैं कि हमें एतबार डिसीजन आ चुका, हमें एतबार नहीं आता। में लिखा था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल, हमें एतबार नहीं आता, क्योंकि हम इतने धिक्के खा चुके हैं सारे, हमें एतबार नहीं आता। खुर्रम हमीद रोकड़ी को ये होप कैसे है कि इस दफा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी एज पर से अकाउंटेबिलिटी होगी? आई थिंक कि मैच्योरिटी इस लेवल तक जा रही है कि अब चीजें ऐसे नहीं रहेंगी जैसे पहले। जिनके खिलाफ होगा वो कहेंगे कि खुर्रम साहब की बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। इनकी राय का एहतराम है कि अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन से पहले ये बड़ा पुराना तरीका है, अब ये इस पे अवाम यकीन नहीं रखते। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बाद हमारे जुडिशल रिफॉर्म्स हमारी ज़रूरत है ताकि निज़ाम अदल ठीक हो। प्रोसिक्यूशन इस मुल्क की बदकिस्मती से बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, इन्वेस्टिगेशन कोलैप्स कर गई है, जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब ये रिफॉर्म्स कौन करेगा? ये रिफॉर्म्स निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है। ये जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई एग्री, बिल्कुल सही है। काउंसलर का एहतसाब हो जाए और बाकी को बिल्कुल सही है। मुख्तार है, गलबात गई है, सही है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हसन मुर्जा साहब जो कि पार्लिमानी लीडर थे पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि जनाब कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन हसन मुर्जा साहब का ख्याल है कि एक पार्टी ने इलेक्शन से पहले धांधली शुरू कर दी। कैसे, ये जरा सुन लें। अगर आज महकमा तालीम के अंदर डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल के इंटरव्यूज हों और वो मरियम नवाज करे और वो राना मशहूद कर रहा हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर खामोश रहे और कहे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी धांधली है और यही वो धांधली है जो हर दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती रही है। तो कल यही ठप्पे लगाने वाला अमला होगा। सारे डीसी, डीपीओ, सारे एसी, तहसीलदार, पटवारी उनके मर्जी के हों, और दूसरी तरफ सो कॉल्ड इत्तेहादी, जिन्हें आप कहते हैं इत्तेहादी, जिनकी जड़ें भी काटते हैं और जिनको इत्तेहादी भी कहते हैं, उनके पास इतना इख्तियार भी ना हो कि वो कहीं जाकर रो सके। जी, मैं चंद साहब से तो बाद में पूछूंगा। राना एहसान अफजल साहब, हसन मुर्जा साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया प्री पोल रिगिंग का कि जी डायरेक्टर एजुकेशन के और ये टीचर्स के, जिन्होंने मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर बनना होता है या उस किस्म के, उन लोगों के इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं और ये उन्होंने कहा कि PMLN हमेशा ऐसे ही करती है और इस तरह आप इलेक्शन जो है वो अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं राना एहसान अफजल साहब? देखिए, मेरे ख्याल से जितना बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया है उसका कोई सबूत भी दे दें। किसी के इंटरव्यू मरियम नवाज साहिबा नहीं कर रही, ना किसी सरकारी मुलाजिम के कर रही हैं, ना कोई हायरिंग कर रही हैं, ना वो पोस्टिंग ट्रांसफर कर रही हैं। सिरेहन गलत इल्जामात हैं। कोई उनके पास सबूत है तो दे दें। ये तो इल्जाम तो किसी पे भी कोई भी लगा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने कोई इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने तो ऐसी कोई चीज ना देखी है, ना मेरी नॉलेज में है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये तो मीडिया भी हाईलाइट करता। तो हसन मुर्तजा साहब को मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी हुई है कि वो ऐसे कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपका ख्याल है कि शायद एक खौफ है कि इलेक्शन हम हार जाएंगे तो उसके लिए पहले ग्राउंड बनाया जाए? देखिए, असल में मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाई। आखिर इनका मेरे ख्याल से 2008 का जो इलेक्शन था उसमें इन्होंने एक अच्छी नंबर ऑफ सीट्स ली थी। उसके बाद पंजाब जो परफॉर्मेंस थी 8-13 की, उसके बाद इनको सीट्स वगैरह नहीं मिली पंजाब से। तो वो इनका बिल्कुल ऐसा खौफ लगता है और ये कह लें कि पहले ही वो ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा सीट्स ना ले सकें तो क्या किस तरह का इन्होंने इल्ज़ाम लगाना है या क्या बहाना बनाना है। मुझे तो ये ज़्यादा इस चीज़ के शक व शुबू हो रहे हैं कि ये वाला मामला है। बाकी कोई अगर सरकारी मुलाजमों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में तो बिल्कुल भी मरियम नवाज साहिबा इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। देखिए, मैं बड़ा ये बिल्कुल मैं हसन मुर्जा की बात को अगर मैं चैलेंज करता हूँ, हर डिप्टी कमिश्नर, हर असिस्टेंट कमिश्नर, हर DSP, हर थाने के मोहर तक PMLN के लगे हुए हैं पूरे पंजाब में। महकमा एजुकेशन में ट्रांसफर पोस्टिंग वो करवा रहे हैं। IPPs का भी कोई नहीं, किसी की मर्जी से। CM सेक्रेटरीट टोटल उनके साथ है, IG, चीफ सेक्रेटरी, तमाम RPOs। ये ओपन में चैलेंज करता हूँ, जो मर्जी आगे सामने में एक एक नाम लेके बता दूंगा किसकी सिफारिश पे लगा हुआ है। मैं लिस्ट ले आऊँगा, एक एक नाम बता दूंगा, सब डिवीजन असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक जाएं, जाके एजेंसियों को कहें अपने रिपोर्ट होम सेक्रेटरी से निकलवा लें। अभी मसालती कमेटियाँ बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में PMLN बनवा रही है। डेवलपमेंट की स्कीमें इनकी हैं, PTI के दौर की स्कीमें, तख्तियाँ ये लगा रहे हैं। किस हैसियत में तख्तियाँ लगा रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही हमारी डिमांड है। अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, कहीं इलेक्शन अभी 90 डेज में होनी चाहिए। 3 महीने पहले तक तो लग रहा था, 4 महीने पहले तक कि पंजाब में आपने जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अगर हमें पंजाब का कहते हैं तो सिंध में ये कितना एग्जिस्ट करते हैं, कितनी सीटें उन्होंने ली हैं। पार्टियां सीटों से नहीं खत्म होती। हम 16 सीटें भी हमने ली थी, फिर हुकूमत भी अगले इलेक्शन में PPP ने बनाई थी। 2001 में PMLN बलदियाती इलेक्शन में गायब हो गई थी पूरे पंजाब में। फिर वही 2000 अगले इलेक्शन में PMLN ने अच्छी खासी सीटें, ये सीटें ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर अभी से वैसे आपका तो कॉन्सेप्ट है कि जी मतलब सबसे पहले तो जो है कि जो चैलेंजेस हैं उनको निपटा जाए, उसके बाद इलेक्शन देखा जाएगा। बट इफ एलिजिडली अगर ये इल्ज़ाम सही है तो IPP को इशू नहीं होगा इस पर? मैं उसमें कहूँगा ना ज़मीर साहब, बात यह है, यही चीज़ चली जाएगी सिंध के अंदर, वहाँ पे PPP का होल्ड है।
यानी ये अगर हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात पे आएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, बोल्ड नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, यही चीज चली जाएगी वहां पे। यानी वो उनके पास एक आर्गुमेंट होगा, चंद साहब का जो आर्गुमेंट है दुरुस्त अगर समझा जाए, उनके पास भी आर्गुमेंट होगा इसके लिए। मैं फिर कहता हूं हल ये नहीं है, हल ये है कि आप स्टेबिलिटी लाएं, इदारों को दुरुस्त सिमत के अंदर लेके जाएं, मुईशत जो आपकी ठीक हो रही है उसको करें, जो मंशियात के खिलाफ, होल्डर्स के खिलाफ, इस ऑपरेशन को तमाम पार्टीज के लीडर्स बैठ के सपोर्ट करें, ताकि जब ये इलेक्शन के अंदर जाएं तो गवर्नमेंट में आए तो इनको एक स्टेबल गवर्नमेंट की सूरत में मामलात मिलें। कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्शंस नहीं कर सकती जो आज की निगरान कर रही है, ना इनकी कैपेसिटी है, ना ये कर सकते हैं, ना इनको करने देते हैं अपने पार्लिमान वाले। मेरा आप ये बताएं, हम सारे पॉलिटिकल लोग हैं, हम आज तक जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको क्यों नहीं एस्टैब्लिश करने देते? क्यों नहीं चाहते कि एक प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अक्रॉस द पाकिस्तान हर जगह एस्टैब्लिश हो? नहीं होने देते। वो किसी और ने तो नहीं करना, वो भी आइन का हुक्म है। तो हमारा अभी सिंध में तो है, हो चुकी भी है सर, जिस तरीके से हो रहा है या जिस तरीके से ये तरीका नहीं है आपका, आपके मसौदे, यानी उनकी वहां पे एक बड़ी स्ट्रांग ऑपोजिशन है सर, अभी आके हुआ है ना, मैं वही कह रहा हूं सर, आप देखिए ना आज आके हुआ है, क्या बाकी पाकिस्तान डिप्राइव्ड रहेगा? देखिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में आपको ये कह रहा हूं कि हमारे कमजोरी है बहुत बड़ी। अगर यकीन जानिए प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज एस्टैब्लिश होता, आपके लिए अगला इलेक्शन भी आसान होता और इदारे भी मजबूत होते और हमारे लिए मसाइल भी कम होते। तो इन चीज़ों को मैं कहता हूँ इन चीज़ों का हल होना ज़रूरी है, ताकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आए तो वो इन लांजों में ना पड़े कि उस सर पकड़ के बैठे हो कि हम किधर फंस गए, वो एक स्टेबल रास्ते के ऊपर चल सके। नहीं, स्टेबल रास्ते पे तो पहले जब हुकूमतों में रहे हैं तो उनको तब भी यही कोशिश करनी चाहिए। राना एहसान अब्दुल साहब, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू चंद साहब बिकॉज ही सेकेंडेड हसन मुर्जा's allegations? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ अगर कोई पुरानी डेवलपमेंट स्कीम्स अब मुकम्मल हो रही हैं तो हो सकता है कि कोई जो सिटिंग या जो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट्स हों उनके दिए हुए बजट के ऊपर वो मुकम्मल हो रही हो तो वो तख्तियां लग रही हो, लेकिन कोई ऐसा मैंने नहीं तासर देखा। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि लोकल बॉडीज जो मिसिंग है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जाते जाते कितने अरब रुपए दिए जी पार्लियामेंटेरियंस को? 1.5-2 अरब हर हल्के में। राना एहसान अब्दुल साहब की लाइन चल बताएं। 1.5-2 अरब नहीं हर हल्के को, अगर कोई सारे PWD आपके पीपल्स पार्टी को, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को नहीं मिले भी होंगे तो थोड़े सारे मिले होंगे, मेजॉरिटी PMLN को मिले हैं, PMLN के हारे हुए कैंडिडेट्स को भी मिले हैं। नहीं तो ये प्री पोल रिगिंग नहीं होती? मैं वही कह रहा हूं, जब आपका आप लोगों ने सिंध में दिए हैं अपने उधर लोगों को, सेम यही चीज होती है। सिंध में अगर दिए हैं हाँ। तो अगर फंड अब बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट देखे हारे हुए को देना और फिर इलेक्शन के दिनों में देना, इलेक्शन के दौरान देना, निगरान हुकूमत बन गई। पंजाब में तो निगरान हुकूमत थी, सिंध में निगरान हुकूमत तो नहीं थी। पंजाब की निगरान हुकूमत के लोकल पार्टीज के फंड्स के ऊपर क्या इख्तियार है जी? PMNAs का, कैंडिडेट्स का, PMLN का कोई इख्तियार नहीं है, कोई बाकी अगर लोगों की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर खुद करे ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स, कोई सिस्टम होगा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा, लोकल। आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स है ही नहीं, क्योंकि ये पार्लिमानी, ये MNA MP का काम नहीं। रोकरी साहब, अगर इन केस अगर कुछ स्कीम्स चल रही थी, आवाम की बेहतरी के लिए चल रही थी, तो उनको तो एज इट इज चलना चाहिए ना। उनका चंद साहब कहा कि अब उस पर PMLN की जाके तफ्तीश लग जाए तो PPP ने अपने सिंध में किया, सेम यही चीज है। इस पे मैं इस बहस में नहीं जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आपका लोकल बॉडी का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई चीज आपकी मास्टर प्लान या एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ होती नहीं है, पैसा आके जाया हो जाता है, 30% ठेकेदारों का कमीशन खा लिए जाते हैं। हमें इस गंद से निकलने की जरूरत है। आप फिर इलेक्शन के बाद ये हमारे बहुत इत्तेफाक करता हूं कि पॉलिटिकल लोग 80% कमीशन लेते हैं। बिल्कुल ये है। और इसी तरह खुर्रम अमीन रोकरी साहब कह रहे हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी अगर एक दफा लॉजिकल एंड तक पहुंच जाए, मर्जी का ठेकेदार और ठेकेदार घर आके पैसे 16% कमीशन है, PWD की 18-20% है। नहीं यार ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया यार। चलें, बिल्कुल सबकी होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।